नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए बात करते हैं आज कैपिटल गुड्स सेक्टर के बारे में, जहां हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्या लग रहा है कैपिटल गुड्स में। यानी एबीबी इंडिया हो, सीजी पावर हो, या फिर सीमेंट्स, ओके, थर्मेक्स, भेल, काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या यहाँ से एक बड़ी तेज़ी आ सकती है कि नहीं। ये स्टॉक्स पहले बहुत ही परफॉर्म कर चुके थे, लेकिन काफ़ी टाइम से ये परफॉर्म नहीं करे, अंडर परफॉर्मेंस रहा है। और 3 साल का एक तरह से ना बहुत ही अच्छा रन था, उसके बाद ना एक तरह से ना ठहराव आ गया है। तो जस्ट टू शो यू एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो टॉकिंग अबाउट दैट, लेट मी ओपन इट, यस। तो अगर आप ये देखेंगे कि जिस तरह से अगर आप स्टॉक्स का परफॉर्मेंस भी देखेंगे, 3 साल का रिटर्न, ठीक है, जैसे सीमेंट्स हो या अच्छा 23% का है, एबीबी का 20% का है, सीजी पावर का 34 है, बेल का 47, यानी हिटाची देखिए 83, यानी सबने बहुत ही अच्छा 3 साल में रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले एक साल से ना रिटर्न थोड़ा कम है। ऑफकोर्स बेल थोड़ा पॉजिटिव है और हिटाची पॉजिटिव है, लेकिन अदरवाइज काफ़ी सारे जो पहले ऊपर का जो परफॉर्मेंस था वो थोड़ा रिपीट नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या लग रहा है इसमें, इस कैटेगरी में, कि यहाँ से क्या हो सकता है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। आगे आगे जाने से पहले गाइस, जस्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर कि यहाँ जो भी डिस्कशन होगा आपके नॉलेज के लिए होगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और यहाँ सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं। यहाँ हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, हमारे www.catappan.in वेबसाइट में जाके आप रिकमेंडेशन सही देख सकते हो, लेकिन यहाँ कोई रिकमेंडेशन है फिर नॉलेज के लिए। ठीक है। चलिए बात करते हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। तो कैपिटल गुड्स जैसे मैंने बोला कि आगे बहुत चला था। द रीज़न वही था कि जो कैपेक्स का जो बिल्डअप हुआ था वो एक अच्छा हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट कैपेक्स अच्छा खासा चल रहा था। और ना अगर आप देखें ना तो ये सब स्टॉक ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी नीचे थे, और 3 साल में ना उन्होंने एक अच्छा रिटर्न, एक बेस बना के दिया था। क्या ये यहाँ से उस तरह का रिटर्न देंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है जब आप बोलते हो कि भाई इस तरह का रिटर्न वापस आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। तो अभी पहली बात समझते हैं कि ये इतना अच्छा रिटर्न आने के बाद ये स्टॉक्स गिरे क्यों। क्या रीज़न था ये सब स्टॉक गिरे थोड़े पीछे कुछ टाइम से। तो उसके लिए एक वन ऑफ द रीज़न है कि आप देखेंगे ना तो वैल्यूएशन काफ़ी सारे स्टॉक्स का स्ट्रेच हो गया था। ओके, और वो स्ट्रेच होने के कारण नो काफ़ी, अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स नो उस तरह से नहीं आ रहा था जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था। जस्ट टू शो यू अगेन, जैसे मैं अगर ओपन करता हूँ, लेट मी टेक फ्यू स्टॉक्स, जैसे फॉर एग्जांपल, बाय द वे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर मेरी, अच्छा मैंने, ओके 1 मिनट, हाँ, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो। ठीक है। अगर आप देखिए प्राइस की बात करें कि जैसे एबीबी, ओके, यस शिव, विमल, दिबंधु, साहिर, सतीश, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। अगर हम लोग बात करें कि भाई प्राइस की बात करें तो ये देखिए ये एबीबी है, 9,000 था अभी 5,000, यानी अगर आप टॉप से अगर देखें, 52 वीक हाई से देखें, तो सीमेंट्स ऑलमोस्ट 30% डाउन है, एबीबी 35% डाउन है, सीजी पावर 17% डाउन है, हिटाची 17% डाउन है। ठीक है। तो ये जब वैल्यूएशन की हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ था कि आप इनके वैल्यूएशन देखो, दो रेशियो आपको देखना है जब आप कैपिटल गुड्स की बात करें। तो एक है ईवी बाई इबिटा। ईवी बाई इबिटा जैसे एबीबी का इंडिया का ना ऑलमोस्ट 80 के आसपास पहुंच गया, 89, जो बहुत ही हाई है। ठीक है। इवन पी रेशियो भी अगर आप देखें तो नो एक लेवल पे वो 181 था। दूसरा एक स्टॉक लेते हैं, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल भेल लेते हैं। ठीक है। तो ये भेल है, आप देखिए भेल। ठीक है। और अगर इसका भी अगर हम लोग देखें तो आप देखिए 380, 400 का पी, करेक्ट। और अगर ईवी बाई ईबिटा भी मैं देखूँ अगर, जस्ट टू शो यू, ईवी बाई बीटा भी देखिए कितना था, 84, 90, उस तरह का ईवी बाई बीटा। तो इतना जब ईबिटा हो जाता है, ईवी बाई बीटा लेवल पी रेशो, तो ये सस्टेन नहीं होते हैं, और वही चीज़ हो रही थी। ये सब स्टॉक्स भागे बहुत थे, 3 4 साल में बहुत भागे। अभी एक थोड़ा कहते हैं ना पुल बैक रैली इसमें आ रही है, कि यहाँ थोड़े वो थम रहे हैं। इवन सेम सिचुएशन आप बाकी कुछ स्टॉक्स की मैं बात करूँ तो वैसा ही है। तो क्या लग रहा है यहाँ से क्या हो सकता है, और क्या चीज़ें से ये स्टॉक्स वापस बढ़ सकते हैं। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ मैं बताता हूँ।
जब आपका पी 80 90 या 100 के ऊपर होता है ना, मे बी 120, तो आपका ग्रोथ है ना ऑलमोस्ट 40 50% से ग्रो होना चाहिए। कोई भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देख लो या सेल्स देख लो, अगर उस तरह से ग्रो नहीं होगा तो ये स्टॉक अपने आप ही डी रेटिंग होती है। ठीक है। तो यही चीज इन लोगों में हुई, सडनली भागे तो इतना भागे इतना भागे, क्योंकि क्या हुआ था कि जो रिन्यूएबल स्टॉक्स इतने भाग रहे थे, और ये सब कहते हैं ना कि पावर कंपोनेंट्स बनाते, ट्रांसमिशन उसमें हेल्प करते, तो इसलिए ये सब स्टॉक्स भी भागने लगे, और जैसे वो करेक्ट होने लगे तो ये सब स्टॉक्स भी करेक्ट होने लगे। और ये चीज़ की वजह से आपको वैल्यूएशन हमेशा ध्यान में रखना है जब आप इन सब स्टॉक्स की बात करो, क्योंकि ये 80 90 का ईवी बाई ईबिटा कभी सस्टेनेबल नहीं होता है। अगर आप बोलो कि भाई कितना होना चाहिए तपन, इन सब की अगर बात करें कि ईवी बाई ईबिटा कितना होना चाहिए, तो देखिए ईवी बाई ईबिटा नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो पी रेशो, चलो पी रेशो कुछ अराउंड अगर आप देखें तो 30 40 के आसपास हो तो ठीक है। ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा हो तो फिर इसमें वापस प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब ये कैपिटल गुड्स सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो उनका हमेशा ज़्यादा रहता है। ईवी बाई ईबिटा भी जैसे ना 18 के नीचे होना तो बेटर है। 18 के नीचे यानी अभी भी ये देखिए, ये कौन सा स्टॉक है, ईवीबी इंडिया 41 चले। अगर मैं यहाँ कंपैरिजन में आपको ईवी बाई ईबिटा दिखाऊं, ये देखिए, ये रहा। ठीक है। सीमेंस 41 चल रहा है, एबीबी 41 चल रहा है। ठीक है। सीजी पावर 63। ओके। भेल 53। हिटाची 73। तो ये बहुत महंगे हैं, किसी भी एंगल से महंगे। अब आप बोलोगे तो अपन 18 तो कहाँ आएंगे यार, इतना तो नीचे आएंगे। देखो चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर आप सही में बोलो तो 18 से 25 के बीच में अगर होता है तो ठीक है। लेकिन अगर बोलो कि चलो थोड़ा और हम लोग प्रीमियम देते तो 30 35 उस लेवल पे होता है ना, तो एक परफेक्ट वैल्यूएशन हो जाता है इन सब कंपनियों का कि हाँ भाई एक अच्छे वैल्यूएशन पे खड़े हैं। लेकिन यहाँ वो चीज़ अभी दिख नहीं रही है। ठीक है। अगर हम लोग बोले कि भाई पी रेशो क्या है, तो पी रेशो भी आप देखिए 67 61। भेल का तो 171 है, हिटाची का 117 है। आपको सोचेगा यार भेल इतना महंगा क्यों है, उसके बारे में भी आपको मैं समझाता हूँ। लेकिन पहले पी रेशो की बात करें तो पी रेशो भी जैसे आपको दिख रहा है कि वो काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई है। तो आप बोलोगे आइडियल क्या होना चाहिए, आइडियल पी रेशो क्या होना चाहिए। देखो आइडियल पी रेशो नॉर्मली अगर रिलेटिव टू इंडस्ट्री होना चाहिए। अब इंडस्ट्री का क्या है, इंडस्ट्री का अगर आप देखें तो 42 43 के आसपास है। तो अगर इसके आसपास अगर आपका पी रेशो होता है तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है देन द कंपनी हैज़ टू परफॉर्म, एंड दे हैव टू परफॉर्म वेरी वेरी वेल। ठीक है। तो अभी क्या हुआ था इन सब कंपनियों का, जो आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे ना, तो वो इतना कुछ खास नहीं आ रहा था। आप देखिए कि अगर ये एबीबी इंडिया है, आप देखो 3,000 3,000 3,000 3,000। ठीक है। अगर 528 का इनको प्रॉफिटेबिलिटी है, ये 400, यानी अगर आप पीछे 1.5 साल से देखो तो इतना कोई जंप नहीं था, लेकिन आपका स्टॉक प्राइस जंप हो गया। तो ये एक मिसमैच हो जाता है आपके फंडामेंटल पे और आपके वैल्यूएशन पे। अगर इस तरह का अगर आपकी प्रॉफिटेबली सेल्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी तो प्रॉब्लम है। दूसरा मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, चलो बेल का देता हूँ। बेल काफ़ी लोगों का फेवरेट है। अब देखिए बेल का अगर आप देखें, इसकी ऑर्डर बुक है ना 7 गुना 8 गुना है। आप तो खुश हो जाएंगे यार, 7 गुना 8 गुना ऑर्डर बुक है तो सही में यार बहुत अच्छा है। तो क्या ये इसका मतलब इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, ये 7 गुना 8 गुना सेल्स से क्यों है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हैं। अगर एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दिखाऊं, आप देखिए सितंबर में 6,500 है। ठीक है। सितंबर में 7,000, यानी अगर आप देखो तो मार्च 24 में 8,000 था। अभी तक वो 8,000 क्रॉस नहीं हुआ है 1.5 साल से। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में देखो, कभी 490, कभी माइनस, कभी 106। करेक्ट। अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कहीं मूव नहीं हो रही है। जबकि प्राइस आप देखो इसी साल में, अब मार्च 24 से सितंबर 25, अभी चले हम लोग उसका प्राइस देखते हैं। मार्च 24 से प्राइस देखते हैं। मार्च 24 कहाँ गया, ये रहा, यहाँ था, नहीं यहाँ है। करेक्ट। उसके सामने ये 216 है और ये यहाँ है, और ये ऊपर क्या ऊपर ही रहा है। पी रेशियो अगर आप देखें तो वो भी बढ़ चुका है काफ़ी। पहले वो 32 का था। ईवी बाई बीटा भी अगर आप देखें तो ये पहले 12 का था, कुछ 10 12 के आसपास था, 11 के आसपास, अभी वो 60 है।
तो आप देख रहे हो कि वैल्यूएशन में इतना, यानी यानी कहते हैं ना कि प्रॉफिट नहीं बढ़ा है लेकिन वैल्यूएशन बढ़ गया है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो प्रॉब्लम, यानी आप डिस्काउंट कर रहे हो कि फ्यूचर में ये बहुत ही अच्छे परफॉर्म करेंगे, जबकि अभी कर नहीं रहे, वो करेंगे। और ये जब मिसमैच होता है ना तो स्टॉक में करेक्शन आना चालू हो जाता है। ठीक है, ये सीमेंस का है, सीमेंस का भी अगर देखो ना तो सेम कहानी है, इसकी भी सेम कहानी है। So this is what you have to understand, that when you are giving an extra premium to any stock, that company has to perform. अगर नहीं करेगी तो वो अच्छे खासे नीचे जाएंगी 25-30%। आर यू विथ मी गाइस? आपको पता चल रहा है? देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, मैं देखो यहाँ मैं थियरी बताने नहीं आ रहा हूँ कि कैपिटल गुड्स क्या है क्या नहीं है। मैं आपको रियल कट टू कट बता रहा हूँ कि क्यों कुछ चीज़ें चल रही है, क्यों चीज़ें नहीं चल रही है। मुझे ये नहीं बताना है कि भाई एबीबी क्या कर रहा है, सीमेंस क्या कर रहा है, नहीं, मुझे ये बताना है कि आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे देखना है और कब एंटर करना है, कब बाहर निकलना है। यस, ओके। यस बिमल, उदय, सतीश, ओके ग्रेट, डॉक्टर अशोक। चलिए, तो ये आपको पता चला कि भाई हाँ तो महंगे तो है। तो आप बोलोगे तो अपन कब लेने हैं, यानी ये स्टॉक, कौन से स्टॉक आपके बाइंग जोन पे आ सकते हैं? स्टॉक कौन से बाइंग जोन पे आ सकते हैं? तो वो देखो, वो ऐसे स्टॉक्स आएंगे जिसमें एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, जिसमें ऑर्डर बुक तो होगी ही होगी। ऑर्डर बुक आपको कहाँ से, देखो ऑर्डर बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी ऑर्डर बुक, उतना अच्छा, अगर आप देखोगे ना तो आगे जाके आपके अर्निंग बढ़ने के चांसेस है। तो ऑर्डर बुक आपको कहाँ से मिल सकती है, मैं आपको स्क्रीनर में ही दिखाता हूँ तो बेटर रहेगा। हाँ, एक आप तिजोरी फाइनेंस भी देख सकते हो अगर ऑर्डर बुक देखनी है तो। अगर आप यहाँ देखेंगे एनुअलाइज ऑर्डर इनफ्लो, यहाँ देखो ये पता चलता है कि भाई ऑर्डर कितना है। ठीक है, ऑर्डर बुक टू परसेंटेज टू सेल्स, ये देखो मैंने जैसे बोला था ना, आप देखो भेल का यहाँ दिख रहा है 700 टाइम्स, यानी जो उनका एनुअल टर्नओवर है उससे 7 गुना उनके ऑर्डर है। वो क्या हो रहा है कि जो पीछे के ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहे और जो नए ऑर्डर आ रहे हैं वो आते ही जा रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो नए नए ऑर्डर बुक आते जाते हैं तो इसके वजह से इनका ऑर्डर बढ़ रहा है। गॉट इट। सिमिलरली अगर आप सीमेंस का देखो तो सीमेंस का भी 243, यानी जो सेल्स का है उनका 2.5 गुना उनका ऑर्डर बुक है। सीजी पावर का 53, यानी जो एनुअल सेल्स का आधा है। ठीक है, अगर हम लोग एबीबी कहाँ गया इसमें, हाँ एबीबी का 72% है, 75% है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से आपको ऑर्डर बुक पता चलेगा। ऑर्डर बुक हाई होनी चाहिए, लेकिन बहुत हाई है जैसे बेल है, यानी यहाँ एग्जीक्यूशन का इशू है। और अगर एग्जीक्यूशन का इशू रहता है और अगर ऑर्डर बुक्स है तो ये फिर भाव नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रीमियम दे के बैठे हुए। भाव कब बढ़ेगा, जब एग्जीक्यूशन होगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाय द वे गाइस, इस तरह से आप है ना, आप जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप, मैं काफ़ी सारे वीडियोस, आप लोगों में से कितने लोग यूट्यूब फॉलो करते हैं मुझे, तो अब देखना, आज मैंने देखे केन्स टेक्नोलॉजी, इंटरग्लोब एविएशन, ग्रो और नो बजाज, और इन सब पे वीडियोस मैंने डाले हुए, आज नहीं यानी 2-3 दिन में। तो जाके ज़रूर देखिएगा, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और ये तो कुछ मैं जो टीवी में रेगुलरली आता हूँ, जैसे एनडीटीवी हो या नो बेसिकली सीएनबीसी हो या मनी 9 हो, उन सब के वीडियोस भी कुछ कुछ है। तो आप ज़रूर जाके देखिएगा, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। और जैसे आप लोगों को पता है हमारी जो वेबसाइट है, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं हमारे जो पैकेज होते हैं। एक मिनट, हाँ। सो यस, वो जो recommendations के वो भी होते हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते, ये पोर्टफोलियो बिल्डर के जरूर जाके देखिएगा। तो वहाँ से भी ये यूट्यूब से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से पता चलेगी कि किस तरह से नो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सेम वे मैंने वहाँ भी आपको डिटेल में बताया है। वापिस आते हैं हम लोग इन सब स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स में जैसे मैंने बोला कि एग्जीक्यूशन और ऑर्डर बुक इम्पोर्टेंट, तो ऑर्डर बुक यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, और ऑर्डर बुक जैसे मिलता है फिर उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जीक्यूशन कितना है वो आप कहाँ से मिलेगा, देखो वो फिर मैनेजमेंट से पता चलेगा, यानी कौन कॉल हो या उस तरह का या तो जब क्वार्टरली रिजल्ट्स होते, तो या तो मैनेजमेंट बोलते कि भाई इतना ऑर्डर का हमने एग्जीक्यूट किया है, इतना ऑर्डर हमारे पेंडिंग है, आगे जाके इतने ऑर्डर मिलेंगे। तो वहाँ से आपको ऑर्डर बुक के बारे में ज़्यादा पता चलता है।
लेकिन एक चीज बोलूँ, इन सब कंपनियों की ऑर्डर बुक अच्छे है और रहेगी, क्योंकि ना जो ट्रांसमिशन बिजनेस है या पावर सेगमेंट, जो रिन्यूएबल सेक्टर है, वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। देखो मैं यहाँ अहमदाबाद में हूँ, और अगर कैपिटल गुड्स की मैक्सिमम कंपनी अगर आप देखोगे ना, तो वो है बड़ौदा में। आपको पता है बड़ौदा कहाँ है? बड़ौदा गुजरात में है। ओके, और बड़ौदा में काफ़ी सारी ये कैपिटल गुड्स कंपनीज है। मेरे कुछ रिलेटिव्स भी इन सब एबीबी, हिटाची, इन सब में काम करते हैं। और वो मुझे पता है कि उनके ऑर्डर बुक तो बहुत अच्छे हैं। यानी अभी वहाँ प्रॉब्लम क्या है, वहाँ अगर आप देखेंगे ना, तो एक तरह से मैन पावर, स्किल पावर की कमी है, और वो सब कमी है। और इनके पास कैपेसिटी इतनी नहीं है कि ऑर्डर बुक कंप्लीट कर पाए। तो ऑर्डर आराम से मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। द ओनली थिंग इज एग्जीक्यूशन। और वो बोलते हैं कि नेक्स्ट 1 2 3 साल तक का ना इनको ऑर्डर्स अच्छे खासे मिलते जाएंगे। तो ऑर्डर बुक की कमी नहीं, द मेन थिंग इज एग्जीक्यूशन। तो हिटाची एनर्जी की बात करें, तो हिटाची एनर्जी देखियो 117 का पी है। बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन भाग गया, बहुत ही भाग गया। 1 साल में भी इसने 51% रिटर्न दिया है। सच बोलूं तो कुछ है मेरे रिलेटिव्स, वो खुद बोल रहे कि भाई क्यों भाग रहा है, हमें भी नहीं पता है। तो वही है कि ना, कभी कभी कुछ चीजें भागती है ना, अबाउट द वैल्यूएशन भाग जाती है। तो ऐसे सब स्टॉक्स में आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि भाई क्या। अरे तो आप बोलोगे तो अपन क्या चेक करना चाहिए इन सब स्टॉक के बारे में, अगर हमें देखना है तो किस तरह से चेक करना है? तो कुछ कुछ रेशियोज मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको रेशियोज चाहिए? मैं जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, तो मैं आपको रेशियोज देता हूँ। तो कुछ कुछ रेशियोज जो मैं यहाँ आपको दे देता हूँ, और हम लोग एक एक करके रेशियोज के बारे में बात करते हैं। ठीक है। पहले तो जो आरओसी होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों देखते हैं, क्यों आरओई नहीं देखते? आपको मिल गया ना, ये रेशियोज मैंने दिए आपको, क्योंकि ये इसमें कैपेक्स लगता है, यानी इसमें अच्छा खासा पैसा लगता है। तो उसमें अगर आप देखो तो आरओसी यहाँ अगर आप देखेंगे 15 है, 38 है। 15 मिनिमम होना चाहिए, 15 से नीचे कम नहीं। तो भेल का देखें, भेल का सिर्फ 4.87 है। ठीक है, हिटाची 19 है। जी इतना है। तो आप देखिए इन सब का 15 से जो विच इज गुड। तो आरओसी इज मोर इम्पोर्टेंट इन कैपिटल गुड्स कंपनी देन आरओई, दैट यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो आरओसी मिनिमम 15 के ऊपर होना चाहिए। दूसरा, इबिटा मार्जिन। इबिटा मार्जिन कहाँ से मिलेगा? इबिटा मार्जिन भी यहाँ से ही मिल जाएगा आपको, स्क्रीनर में ही। मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, ये रहा। तो इबिटा मार्जिन अगर 10 से 18% के बीच में हो, तो 18% से ऊपर है तो बहुत ही अच्छा है। जैसे देखो सीमेंस का 14 है, एबीबी 19 है। ओके, सीजी का 14 है। तो एटलीस्ट 10 के ऊपर तो होना चाहिए। ऑफकोर्स भेल का थोड़ा कम है, लेकिन इतना होना चाहिए। तो वो क्या होता है कि इबिटा इबिटा हम लोग क्यों देखते हैं? देखो कैपेक्स, जब कैपिटल गुड्स कंट्रीज कंपनीज की हम लोग जब बात करते हैं ना, उनके डेट होते हैं, उनके डेट अच्छे खासे होते हैं। वो डेट लेके धंधा करते हैं, और जब डेट लेते हो तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा होता है। और उसके वजह से नो, आपको ये हमेशा इंटरेस्ट, यानी ईबिटा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। यानी क्या आपका प्रॉफिटेबिलिटी इतना है कि आपका इंटरेस्ट हो या एमोर्टाइजेशन हो या कुछ भी हो, उसको वो फुलफिल कर पाए। सो दैट इज नथिंग बट इबिटा। तो इबिटा मार्जिन 10 से 15 होना चाहिए। डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी 0.5 से नीचे हो तो अच्छा है। तो इनका देखिए सबका कंट्रोल में है ना, 0.3, 0.2, 0.45, यानी किसी के इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो उस तरह से डेट कंट्रोल में है, क्योंकि इनको पैसे लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये सब कंपनियां इतने सालों से है कि उन्होंने ऑफ कोर्स नो कैश फ्लो थोड़ा मेंटेन किया, और उसके वजह से नो एट द एंड ऑफ द डे उनका डेट टू इक्विटी कम है। ठीक है। और फ्री कैश फ्लो देखना है, तो फ्री कैश फ्लो आप कैसे देखेंगे? यहाँ कैश फ्लो में जाके। ओके, और उसमें भी आप देखो कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नहीं है। वो अगर पॉजिटिव है तो वो एक अच्छा है। सो कैश फ्लो भी देखना बहुत ही जरूरी है। अगर कैश फ्लो में प्रॉब्लम है तो आगे जाके नो इनके और इश्यूज आ सकते हैं।
ठीक है, जैसे आज ही मैंने एक ये जो स्टॉक था केन्स टेक्नोलॉजी पे मैंने एक वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। वहां मैंने कैसे बताया कि भाई अगर कैश फ्लो का प्रॉब्लम आता है तो आगे जाके भी इशू, यानी आप धंधा तो कर रहे हो लेकिन वो कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। यानी आपके रिसीवेबल्स बढ़ते हैं, अगर आपके रिसीवेबल्स बढ़ते हैं और आपका रिकवरी उस तरह के नहीं होती है तो एक बड़ा इशू हो जाता है। तो यहाँ आपको थोड़ा देखना है कि अभी कैश फ्लो तो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो ये कुछ रेशियोज आपको ध्यान में रखना है जब आप इन सब कंपनीज को देखते हो, और थोड़ा इनको देखो। क्योंकि क्या है कि ये सेम चीजें हम लोग भी देखते हैं जब हम लोग कोई स्टॉक रिकमेंडेशन देते हैं, कोई भी, कि भाई क्या ये सब हो रहा है कि नहीं। और दूसरे कुछ चार रेशियोज में आपको दूसरे इंपॉर्टेंट रेशियोज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है सेल्स पैक्ट, ईवी बाई बीटा और पी। तो वो ये रहे, देखिए मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, ये भी आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा। ये क्या है, ये देखो, ये सेल्स है। अब सेल्स जो नॉर्मली होता है ना इनका, इनका ऐसा नहीं कि वो बहुत भागते हैं, 10-15% के आसपास घूमते हैं। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा 3 साल का कितना सेल्स है, पैट ग्रोथ कितना है। तो वो एक अच्छा होना चाहिए। वो अगर नहीं है, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ भेल का। अगर आप भेल को में जाओगे, आप देखिए काफी कम सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है। यानी ये अपने आप पी बढ़ते जा रहे, इसलिए इसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, ये अपने फंडामेंटल पे नहीं बढ़ रहा है। तो ये अगर आप सेल्स और पैट ग्रोथ ना एटलीस्ट, जैसे सेल्स 10 से 15% हो या पैट ग्रोथ 12 से 18% हो, तो उतना तो होना चाहिए। उससे अगर कम है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखें। इवन ईवी बाई EBITDA, वो क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने बोला कैपिटल गुड्स कंपनी है तो ईवी बाई बीटा देखना पड़ेगा। तो वो लेस देन 18%, मैंने पहले भी बोला था कि वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। ठीक है, ये हम लोग पहले देखते हैं जब हम लोग कोई भी कैपिटल गुड्स कंपनी ट्रैक करते हैं ना, तो हम लोग ये हमेशा पहले, ये बहुत ही अभी भी महंगे लगेंगे, अभी भी महंगे है। ठीक है, तो 18 से नीचे हो तो बेस्ट है, लेकिन 18 तो नहीं आएगा तो एटलीस्ट 25-30 के आसपास तो आए, ये तो वहीं भी नहीं है। तो वो आपको थोड़ा देखना है। और पी, जैसे मैंने बोला था, पी को मैंने जैसे बोला रिलेटिव टू इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में इतना है तो पी भी उसके आसपास होगा तो उतना अच्छा है। अगर नहीं है तो दो चीज हो सकती है, या तो कहते हैं ना इन्वेस्टर इसको ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं, या तो उस तरह का वो काम करे कि एक्स्ट्रा प्रीमियम वो कमा रहा है, यानी मार्केट अच्छा उस तरह से प्रीमियम दे रहा है उसको। दूसरी एक चीज हो सकती है कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत गिर गई है। अगर जैसे आपका ईपीएस गिर जाता है लेकिन अगर आपका प्राइस नहीं गिरता है तो आपका पी रेशियो ऊपर जाता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। फॉर एग्जांपल आई थिंक भेल में ऐसा हुआ होगा। देखिए, तो भेल की मैं अगर बात करूं, इसमें प्रॉपरली दिख नहीं रहा है क्योंकि ये बीच में लॉस होता है कभी, ये कभी प्रॉफिट होता है। यहाँ कुछ प्रॉपरली दिख नहीं रहा है तो इसमें तो नहीं बोल पाऊंगा मैं। एक मिनट, शायद इसमें दिख जाए आपको। हाँ, तो देखिए ये ईपीएस बढ़ता है ना, ईपीएस थोड़ा बढ़ता है ना, तो यहाँ पी नीचे आ रहा है। यानी क्या हो रहा है कि स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है। लेकिन अगर ईपीएस नीचे जा रहा है, फॉर एग्जांपल ईपीएस नीचे जा रहा है और स्टॉक प्राइस नहीं जाता नीचे, तो पी रेशो अपने आप ऊपर हो जाता है, जो बेल के साथ हुआ है। तो वो भी खराब है। तो आपको ये देखना है कि पी रेशो जो ऊपर जा रहा है, प्राइस टू ईपीएस नो, तो वो क्या अपने बलबूते पे जा रहा है या एक्स्ट्रा प्रीमियम मिला है, या तो वो क्योंकि ईपीएस नीचे जा रहा है और स्टॉक प्राइस नहीं गिरा है इसलिए वो नीचे ऊपर रह रहा है। तो ये आपको डिफरेंस निकालना बहुत ही जरूरी है जब भी इन स्टॉक्स को इवेलुएट करते हो। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि पी रेशियो इतने इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ईपीएस गिर जाता है। इसका मतलब ये स्टॉक ओवर वैल्यूएशन हो चुका है।
आई नो थोड़ा आपको तो ये सब टफ लग रहा होगा, लेकिन देखो ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप देखिए, सेल्स, पैट, ईवी बाई ईबिटा एंड पी रेशो, और कुछ जो नोशनल में आपको जो बताता हूँ। एक मिनट, दूसरे रेशियोज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ऑर्डर बुक और बिजनेस क्वालिटी के। ठीक है, तो ये क्या है? तो गाइस ये बेसिकली होता है कि भाई जो ऑर्डर बुक होती है वो आपकी कैसी है। ठीक है, कि ऑर्डर बुक कैसी है और बिजनेस क्वालिटी कैसी है। तो ऑर्डर बुक अगर 2-3 इयर्स की होती है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पहले, अगर वो होती है तो वो बहुत अच्छा है। ऑर्डर बुक आपको मैंने स्क्रीनर में तो बताया है, लेकिन अगर आपको देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ यहाँ अगर आप देखेंगे ना, तो नीचे जाओगे ना, मोड में जाके ये ऑर्डर बुक, ये दिख रहा है। टोटल ऑर्डर बुक 9,958 करोड़ का है। ठीक है, और अगर आप इसका एनुअल सेल्स देखोगे तो ये 12,000 करोड़ का है। ठीक है, तो 12,000 का 9,000 करोड़, यानी 75% जितना उसका ऑर्डर बुक है। सिमिलरली अगर आप भेल में देखोगे, तो भेल का अगर नीचे जाओगे तो एज ऑन अभी जो है 1,35,000 करोड़ का आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है। ठीक है, और अगर आप इसका एनुअल सेल्स देखोगे तो वो है, चलो मान के चलो 30,000, और यहाँ कितना बोला था मैंने? 30,000, और यहाँ है आपका ऑर्डर बुक, कहाँ गया? 1,30,000, यानी ये हुआ ना, ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना तो मिनिमम हो गया है। तो वही है कि आपको यहाँ से भी ऑर्डर बुक मिल सकता है। देखो अलग अलग जगह पे अलग फिगर होगी, लेकिन आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि कहाँ का किसका कितना ऑर्डर बुक है, और ऑर्डर बुक से पता चलेगा कि आगे किस तरह की विजिबिलिटी होगी। ठीक है, अगर हम लोग और एक स्टॉक की बात कर लेते हैं, जैसे सीजी पावर की बात करते हैं। सीजी पावर में अगर आप देखेंगे तो ये 10,000 करोड़ का है, 10,600। ठीक है, और अगर आप इसका एनुअल सेल्स देखेंगे तो 9,000, यानी अगर आप देखो ना तो ऑलमोस्ट 100% के आसपास है। ठीक है, तो उस तरह से अगर आप देखोगे ना तो पता चलेगा कि हाँ भाई विजिबिलिटी कैसे। कभी कभी क्या होता है कि अगर एग्जीक्यूशन होता है तो आपका ऑर्डर बुक टू सेल्स थोड़ा कम होता है, लेकिन ओवरऑल ओवरऑल क्या होता है इसमें कि अगर अच्छी तरह से वो ऑर्डर बुक कंप्लीट करते जा रहे हैं तो नए ऑर्डर्स आएंगे और उनके प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो उस तरह से आप ऑर्डर बुक को देख सकते हो कि क्या है। हाँ अनुपम, ये सब रेशियोज ना अभी मैं कैपिटल गुड्स के लिए बता रहा हूँ। ये सब जो कंपनियों, ईबीबी ले लो, सीमेंट्स ले लो, सीजी पावर ले लो, भेल, इन सब कंपनियों के लिए आपको ये सब रेशियोज यूज करने, ये सब देखना है। देखिए ये जो मैं आज आपको बताऊं इज वन ऑफ द वेरी वेरी शॉर्टकट मेथड टू अंडरस्टैंड अ स्टॉक। थियरी पढ़ने जाओगे ना कि आगे जाके इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको सही में कंपनी कैसे परफॉर्म तो इससे पता चलेगा। दूसरा एक कंपनी में बोलना भूल गया, वो है एल एन टी। ले लेते हैं, अपना एल एन टी लेते हैं, रुक जाओ। लार्सन एंड टर्बो भी कैपिटल गुड्स कंपनी है। आई थिंक आप लोगों में से काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। अब इसकी, अगर इसका क्या है, इसका सीन ये है कि ये इतना महंगा नहीं है। अगर आप देखो इसका 34 का पी है। ठीक है, अगर पी रेशो की बात करें तो 34 का है। ठीक है, और अगर ईवी बाई ईबिटा भी देखे तो ना वो भी काफी कम है कंपेयर टू नो बाकी सब कंपनी। 16 का है, देखा 18 से भी नीचे है। इसलिए अगर आप देखें तो इसका एग्जीक्यूशन काफी बेटर है कंपेयर टू अदर कंपनीज, और इतना यानी वो स्लो एंड स्टेडी है। अगर आप बोलो कि वैल्यूएशन के हिसाब से कौन सा
सही में अभी कैपिटल गुड्स में तो वो है L&T। L&T इतना महंगा है ही नहीं। ओके, यहाँ इसने ऑर्डर बुक दी नहीं है, ऑर्डर बुक ये रही, ये 2023 की है। एक काम करते हैं, यहाँ देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, तिजोरी फाइनेंस में देखे तो हमें पता चलेगा कि ऑर्डर बुक क्या है। गाइस, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देन जस्ट टाइप वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स। हाँ, वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स। देखिए, अगर आप हम लोग बात करें ऑर्डर बुक की, तो ये देखिए लार्सन एंड टर्बो का 4,63,000 का ऑर्डर बुक है। परसेंटेज टू ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट इसका 250 टाइम्स है, यानी 2.5 गुना है, जो इतनी बड़ी कंपनी के लिए तो बहुत अच्छा है। यस सतीश, डॉक्टर अशोक, बिमल, गोविंद, उदय। ओके, थैंक्स शिव, अनुपम। सो दे हैव अ वेरी वेरी गुड ऑर्डर बुक। तो वो एक अच्छी चीज़ है इस कंपनी के बारे में। और इसलिए आप देखो तो वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। देखो, एक सिंपल सा बताऊं, पिछले अगर कुछ साल का भी अगर आप रिटर्न देखेंगे और 1 साल का भी देखेंगे ना, तो ये देखो, ये 3 साल का 5 साल का ऑलमोस्ट सेम है। यानी ये धीरे भाग रहा है लेकिन भाग रहा है, एक डिसेंट रिटर्न दे रहा है। आगे जाके भी दे सकते हैं। अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है गाइस, जस्ट आई एम टेलिंग यू कि आप जब कंपेयर करते हो कैपिटल गुड्स कंपनी तो किस तरह से होता है। ठीक है। दूसरा एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने ऑर्डर बुक की तो बात की, ऑर्डर इनफ्लो का कैसे ग्रोथ है, वो 10 से 20% का हो तो अच्छा है। और वर्किंग कैपिटल भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि वर्किंग कैपिटल डेज जो होते हैं वो कंट्रोल में है कि नहीं है। ठीक है। अभी इन लोगों में इशू क्या आता है वो समझना जरूरी है, क्योंकि इन सब स्टॉक्स में ना काफी हद तक डिपेंडेंट होती है कि सेक्टर कैसा ग्रो कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, तो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ग्रो कर रहा है। जैसे L&T की बात करूँ ना, तो वो डायरेक्टली को रिलेटेड टू जीडीपी एंड इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो L&T अपने आप बढ़ता है। अगर आप बोलो ना तो कि इंडिया पे बैट लगाना है तो L&T पे बैट लगा दो। सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इंडिया भागेगा, इंडिया अगर ग्रो करेगा तो L&T ग्रो करेगा करेगा करेगा। ओके, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी, वो डायरेक्टली कोरिलेशन में, प्लस उसका भी मिडल ईस्ट में है, फॉरेन कंट्रीज में है, तो वहाँ भी उनका अच्छा खासा एक्सपोजर है। एनीवेज, अभी मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी पड़ेगी जब इन सब कंपनीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अभी दूसरा जो पॉइंट्स आपको देखना है कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट आगे जाके क्या प्लान कर रही है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट के प्लानिंग पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट का कैपेक्स कैसे है, कि गवर्नमेंट कैपेक्स कितना बढ़ाना चाहती है आगे जाके, कितना बढ़ाएगी। ठीक है, क्योंकि कैपेक्स पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कैपेक्स पे आपको, जैसे अभी 12 लाख करोड़ का कैपेक्स उसने प्लान किया है, लेकिन क्या उस तरह से वो होगा कि नहीं होगा। जितना कैपेक्स वो एलोकेट करेगी उतना इन सब कंपनियों को डायरेक्ट फायदा होता है। सो कैपेक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो गवर्नमेंट से आता है, क्योंकि क्या हुआ है कि प्राइवेट कैपेक्स थोड़े कम हो चुके हैं। प्राइवेट कैपेक्स इतने बढ़ नहीं रही है, लेकिन ओवरऑल जो गवर्नमेंट के कैपेक्स है वहाँ एक अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। तो 10 पहले क्या था कि ऐसा लग रहा था कि भाई जो गवर्नमेंट का कैपेक्स 20-25% से बढ़ेगा, इससे ये सब स्टॉक्स भाग रहे थे। लेकिन अगर अभी देखिए तो उस तरह से ये स्टॉक्स नहीं भाग रहे, क्योंकि गवर्नमेंट का कैपेक्स भी लिमिटेड हो गया है। तो गवर्नमेंट पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है इन सब कंपनीज का। अगेन नो, सुपर साइकिल से थोड़ा नॉर्मल हो गया है। अगेन रिजल्ट क्या रेगुलर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहे तो दूसरा है कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है कि एट द नॉर्मली रिजल्ट्स में ऐसा होता है कि जैसे मैंने जैसे नहीं बोला कि आपका स्टॉक बहुत भाग गया लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए, तो वो आप थोड़ा ध्यान में रखो ना। जब मिड टीन से ग्रोथ हो रहा है मार्जिन लेकिन बढ़ नहीं रहा है, तो भी ये सब स्टॉक्स भागेंगे नहीं। प्लस एक्सपोर्ट एंड ऑल दैट,
एक्सपोर्ट एंड ऑल दैट। ओके, एक्सपोर्ट सही में ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम टैरिफ के वजह से भी इश्यूज आ जाते हैं। जो टैरिफ, जैसे हमारा अभी इंडिया यूएस का टैरिफ है एंड ऑल दैट, तो वो उसके वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और प्राइवेट कैपेक्स ना ज़्यादा डालते नहीं। देखो, इट्स ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमी। अभी जैसे इंडिया यूएस का ट्रेड डील में प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड ऑल दैट, तो उसके वजह से क्या होता है कि काफ़ी लोग फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी प्लांट नहीं डालना है, थोड़ा ट्रेड डील ठीक हो जाए। या तो आप कहते हैं ना कि कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज ना अपना एक्सपांशन करना चाहती है, लेकिन ये ट्रेड डील की वजह से वो रुक गई है। तो उसके वजह से जो स्लो डाउन आता है ना, वो डायरेक्टली इनको इम्पैक्ट आता है। प्लस क्या हुआ, अभी क्या हुआ कि पिछले 3-4 साल से जो ये कैपिटल गुड्स में एक मेगा ट्रेंड आया था ना, वो अभी कई हद तक ना ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। और इसके वजह से ना एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग अभी आ गई। तो इट्स इट्स काफी सारी चीज। और मैं जैसे मैं ये सब चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कैपिटल गुड्स की हम लोग यहाँ बात करें, इसलिए ये इकोनॉमी पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। प्लस ये जैसे एबीबी ले लो, सीमेंट्स ले लो, हिटाची ले लो, आपके रिन्यूएबल जो सेक्टर है और पावर सेक्टर, उसमें अगर ग्रो होता है तो ये डायरेक्टली ग्रोथ इनमें दिख जाता है। और जो हो रहा है आगे के 5 साल 10 साल, रिन्यूएबल सेक्टर बहुत ग्रो होगा, क्योंकि 500 गीगावाट का बेसिकली गवर्नमेंट का प्लान है। करेक्ट। तो अगर 500 गीगावाट का अगर प्लान है, तो फिर उनके लिए जो ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए, या ट्रांसमिशन हो, या फिर आप स्विच गियर हो, वो ये सब ये कंपनी ही देती है, और ये स्पेशलाइज जॉब है। तो किस तरह का गवर्नमेंट का कैपेक्स है, क्या गवर्नमेंट का विजन है, उस पे इन सब कंपनीज का बहुत डिपेंडेंट होता है। एफएमसीजी कंपनी होती है, वो कंजम्पशन पे डिपेंडेंट होता है, जैसे भाई कंजम्पशन कैसा चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है कि नहीं है। ये जो कंपनी होती है, जैसे आईटी होती है, तो आईटी ग्लोबल कैसा चल रहा है, यूएस में कैसे डिपेंड, उस पर डिपेंड। वैसे ये कंपनीज का गवर्नमेंट का कैसा आउटले है, प्राइवेट का कितना कैपेक्स आ रहा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। If you are you with me, guys? Then just type W for with you, and if you are agreeing with me, just type A for agree. What I'm trying to convey. I know मैं थोड़ा आपको, मैं लेकिन ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफी टाइम आपको इन सब स्टॉक्स में डालने से पहले ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट कहाँ जा रही है, क्या करना चाहते हैं, क्या प्राइवेट कैपेक्स आ रहा है, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज है। ओके, यस। यस, सतीश, अशोक, अनुपम, नंदिनी। ठीक है। अब आप बोलोगे तपन, लेकिन आप जो बोल रहे हो कि चलिए अभी तक कैपेक्स का इशू था, गवर्नमेंट का भी थोड़ा इशू, तो क्या ये कंपनियां आगे जाके परफॉर्म करेगी, दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो क्या हम इस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से देखो, अगर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी ऑर्डर्स होते हैं, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक डिमांड रहती है। और अगर उसमें डिमांड रहती है तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ इन सब कंपनियों का आपको दिखेगा। और जो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 5 साल 10 साल रहेगा। तो इनको ऑर्डर बुक की कमी नहीं आएगी, खास कैसे जैसे सीमेंस है, एबीबी है, या बीएल है, या उन सब में। द मेन थिंग इज कि क्या वो उस तरह का एग्जीक्यूशन कर पाएंगे, जो बहुत कंपनियां कम, जैसे प्राइवेट ज़्यादा अच्छी तरह से कर रही है, जैसे हिटाची, सीमेंस हो या एबीबी हो, लेकिन फिर उनका वैल्यूएशन भी बढ़ जाता है। अभी तो ज़्यादा ही है, अभी तो ज़्यादा ही। इवन दो वो स्टॉक्स 25 30 35% गिर चुके, बट शायद अभी भी आप देखो तो उस तरह से पुश नहीं आ रहा है। प्लस इनको जो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, प्लस जो एक्सपोर्ट ऑर्डर और पीएलआई स्कीम से भी फायदा होता है। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक तो है, एक्सपोर्ट में भी कैसा है। और क्योंकि ये स्पेशलाइज जॉब है, वो रातों रात अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते, इट टेक्स टाइम। प्लान डालना पड़ता है, ऐसे स्किल लेबर चाहिए, वो इजीली मिलते नहीं है इन सब के लिए। ठीक है। तो वो टाइम लगता है। तो क्या इनके पास उस तरह की कैपेसिटी बिल्डअप और एग्जीक्यूशन ऑर्डर करने का है कि नहीं है, वर्किंग कैपिटल है कि नहीं है, स्टेबल मार्जिन उनको लाना है, तो कॉस्ट कंट्रोल लाना पड़ेगा, यानी वो सब कुछ मिलजुल के उनको बढ़ना पड़ता है। ठीक है। प्लस काफ़ी टाइम अभी है ना, एबीबी हो या हिटाची हो या
आप भेल ले लो, वो भी अपना होराइजन एक्सपांड कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि एक बार आपको सर्विस दे दी, फिर आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। ठीक है, फिर आपको ऑटोमेशन में हेल्प करते हैं, फिर आपको इक्विपमेंट बनाने में हेल्प करते हैं। एक बार इक्विपमेंट डिलीवर कर दिया तो उसके बाद आफ्टर सेल्स में आपको हेल्प करते हैं। तो इन सब से क्या होता है, आफ्टर सेल्स में इनका मार्जिन बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, उसमें आपको सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एनुअल, और वो आपको सपोर्ट करते हैं। सो ये सब चीज़ें अभी ये सब कंपनियां काफ़ी फोकस करी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट भी दे रहे हैं वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं है जो इजीली कोई लोग बना नहीं सकते। तो आफ्टर सेल सर्विस वहीं से ही आती है। लेकिन दो सबसे बड़ी चीज़ जो एट द एंड ऑफ द डे आपको हमेशा देखना है कि कहते हैं ना कि इन सब स्टॉक्स में वैल्यूएशन प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल। ओके, क्योंकि अंडर वैल्यू या फेयरली वैल्यू होगा तो वो बेटर है रेदर देन चेजिंग द ग्रोथ। जैसे फॉर एग्जांपल हिटाची है, भाग ही रहा है, भाग ही रहा है, 180 का पी है। तो भाई कब तक आप इतना पी दे सकते हो? नहीं दे सकते। फिर क्या होगा कि वो स्टॉक वहां स्टेगनेंट हो जाता है। एंड जब तक आपका पीएनएल ऊपर नहीं आता है, प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर नहीं आती, ये स्टॉक वहीं का वहीं रुकेगा। So you have to be very, very extra careful when you are talking about the valuation in a sector जहां सब स्टॉक भाग चुके हैं। ये ऐसा सेक्टर है जहां सभी, जो इतनी भी हमने कंपनियों की बात की है, वो सभी भाग चुके हैं। लेकिन ये सेक्टर चलेगा, ये सेक्टर चलेगा। लेकिन इसमें से सब स्टॉक्स नहीं भागेंगे, कुछ भागेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सीजी पावर के लिए, मैं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। कितने लोगों ने सीजी पावर में इन्वेस्ट किया? देन जस्ट टाइम मी इन द चैट बॉक्स। काफ़ी फेमस स्टॉक है, काफ़ी लोगों ने डाला है। करेक्ट। तो अब सीजी पार्ट की बात करते हैं, तो सीजी पार्ट में क्या हुआ है? वैल्यूएशन अभी भी हाई है। ठीक है, सस्ता है नहीं। अभी उन्होंने वो सेमीकंडक्टर का कर रहे हैं, और सेमीकंडक्टर के वजह से वापस लाइन लाइट में आ गया, और अपने हाई से भी कुछ 15-17% ही डाउन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सेमीकंडक्टर का जो यूनिट है वो फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में चालू होगा। और ऐसा थोड़ी कि सेमीकंडक्टर का यूनिट चालू हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे मिलना चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। मैंने क्या बोला, ये सब रातों रात चीज़ें खड़ी नहीं होती है, लेकिन हमारा मार्केट ऐसा नहीं कि रातों रात उसको क्रेडिट दे देता है। और इसलिए आप देखो सीजी पार्ट चल नहीं रहा है। आप मेरे अगर यूट्यूब वीडियो में भी देखो तो मैंने यही रीजनिंग पहले भी दी थी और अभी भी दे रहा हूँ। सीजी पावर को अगर चलना होगा तो मार्च अप्रैल में, जब तक वो अपना यूनिट जो सेमीकंडक्टर का यूनिट ऑपरेशन में नहीं आएगा, तब तक वो, और वो पिकअप नहीं करेगा और बाकी सब यूनिट ऐसे के, तो ये स्टॉक नहीं चलेगा। एज सिंपल एज है, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन हाई है, अभी भी पी रेशियो हाई है, अभी भी ईवी बाई इबिटा हाई है। ठीक है। एल एन टी इज द बेस्ट। अब देखो यार, मैं ऐसे रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एल एन टी सबसे बढ़िया है। आप देखो, रीजनेबल वैल्यूएशन, ऐसा वो हाथी है, वो हाथी धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो चलता है, वो बैठा नहीं रहता है। और उसका इसलिए वैल्यूएशन इतना हाई नहीं जा रही, इसलिए ये फेवरेबल में है स्टॉक। करेक्ट। तो कंपेरेटिवली अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखो तो एल एन टी बहुत नो कम है इन सब में, तो वो इतना गिरा भी नहीं है अभी। वो क्यों नहीं गिरा है? क्योंकि वैल्यूएशन इतना हाई नहीं है। एबीबी क्यों इतना गिरा? सीमेंस क्यों इतना गिरा? क्योंकि इनके वैल्यूएशन बहुत हाई थे। करेक्ट। सो यू हैव टू कंपैरेटिवली अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग। ठीक है। और ये जो मैंने आपको लास्ट 45 मिनट्स में बताया ना, ये सब चीज़ें आप चाहो तो इसको वापस सुन पाओगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपको ये सब देखना ज़रूरी है जब भी आप इन सब स्टॉक्स में देखो। हाँ, बहुत सारे अदर स्टॉक्स भी है, छोटे स्मॉल कैप मिड कैप, जो हमारे रिकमेंडेशन सीरीज में हमने ऑलरेडी दिए और जो अच्छे चले भी है। ठीक है। मुकेश, केन्स टेक्नोलॉजी पे मैंने आज ही एक वीडियो बनाया है, 6 बजे के एक नो एक वीडियो है, तो आप ज़रूर जाके देखिए। यूट्यूब में है, सीए तपन, तो आपको पता चलेगा। ओके। सो नो, तो आपको कैपिटल गुड्स में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन ये सब फैक्टर्स डाल के, ये सब फैक्टर्स कंसीडर करके ही
आपको इन्वेस्ट करें, तभी आपको नो एक अच्छा स्टॉक मिलेगा। और एक अच्छा स्टॉक जो आपको कंसिस्टेंट है। पहले 3 साल पहले ये सब स्टॉक बहुत सस्ते थे, बाद में एक अच्छी खासी रैली आ गई, 3 साल ये स्टॉक बहुत ही चले, सभी स्टॉक बहुत ही चले, लेकिन अभी एक कूल डाउन पीरियड चल रहा है। लेकिन ये वापस रिवाइव हो गए। जैसे जीडीपी, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 6 महीने साल बहुत ही अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। 1.5 साल से अपना मार्केट परफॉर्म नहीं किया, अब जाके उसने ऑल टाइम हाई टच किया, अभी थोड़ा नीचे आ गया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट हाफ और नेक्स्ट ईयर 2026 विल बी मच मच बेटर ईयर। अभी तक एफआईआई वापस नहीं आया, लेकिन अभी जैसे ही ये क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा चालू हो जाएगा जनवरी मार्च क्वार्टर में, आई थिंक यू विल सी द चेंज। एंड मुझे लग रहा है कि तब इन्वेस्टमेंट आएगा। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट गाइस, दिस इज द वन ऑफ अ गुड टाइम। 1 साल पे ऊपर बैठ करो, कैपिटल गुड्स भी अच्छा है, लेकिन मैंने जैसे बोला, और हम आई थिंक आप में से काफ़ी हमारे क्लाइंट्स हैं, तो हमने ऑलरेडी हमारे रिकमेंडेशन सीरीज में दिया हुआ है। तो आप जाके वो भी बाय कर सकते हो, जो इस पीछे लिखा हुआ है ना CA-Tapan.in को, आप विजिट कीजिए, वहाँ से आप कर सकते हो। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.